नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं आज 27 मई की करंट अफेयर के बारे में। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि यूनाइटेड नेशन के अनुसार इथोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में, ये टाइगर नहीं है, इसे सुधार कर लीजिएगा, इसे इसका क्षेत्र का नाम है टाइग्रे। तो इथोपिया के जो टाइग्रे एरिया है वहाँ पर अकाल का खतरा बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है, क्या कहानी है, उस बारे संवाद से समझिएगा। हिसाब से जो ये आपको एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये इथोपिया के नॉर्थ में एक स्टेट स्थित है, उस स्टेट का नाम है टाइग्रे। ये टाइग्रे जो सीमा बनाता है वो इरिट्रिया से बनाता है। एक तरफ है इथोपिया और एक तरफ है इरिट्रिया। इरिट्रिया और इथोपिया के मध्य ऑलरेडी बहुत सारे विवाद 1998 से 2000 के बीच में एक युद्ध चलता है। युद्ध किस लिए था? तो युद्ध बेसिकली जो कुछ बेसिक सीमा निर्धारण नहीं हो पा रहा था उनके लिए था। मैंने कल की क्लास में इस बात पे चर्चा करी थी, चाहो तो आप देख लीजिएगा इस क्लास के ऊपर। ये टाइग्रे क्षेत्र रीजन है, ये दोनों देशों के बीच में पड़ता है। इन दोनों देशों के बीच में जो ये एरिया है टाइग्रे का, इसमें नवंबर 2020 में जो इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अबी अहमद। अबी अहमद ने क्या किया, जो यहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं उनका, उसका मैं आपको नाम बताता हूँ। अबी अहमद और लोकल पार्टी का नाम है टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, यानी कि टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। और जो यहाँ की सेना है उसके बीच बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष शुरू हो गया। और इसी संघर्ष से निपटने के लिए बहुत सारे कहीं ना कहीं स्टेप लिए गए सरकार के द्वारा। और स्टेप लेने के कारण यहाँ की 20% आबादी, ये 20% आबादी इक्वल टू करीब 50 लाख आबादी ऐसी है इस क्षेत्र की जो कि किससे जूझ रही है, अकाल परिस्थितियों से गुजर रही है। और इसकी जानकारी कौन देता है? यूनाइटेड नेशन। तो आई होप कहानी आप समझ में आ गई होगी कि क्या रीज़न है इसके, जो टाइग्रे रीजन में अकाल जैसी स्थितियां बन गई हैं। तो आई होप समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया है, स्वचालित स्मार्ट विंडो विकसित कर ली है। ये स्मार्ट विंडो कैसे काम करेगी समझिएगा, इसे बाकायदा कवर कर रखा है टाइम्स नाउ ग्रुप ने। देखिए काम कैसे करेगी, तो ये दीवारों पे इस तरीके से लगाई जाएगी कि ये दीवारों का बाह्य टेम्परेचर और आंतरिक टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, सेट कर लेगा। जिससे मान लेते हैं कि बाहर अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा और अंदर का कमरा ठंडा है, तो उसको इक्विवेलेंट मामले में रखेगा, जिससे कमरा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, या बाहर गर्मी है या अंदर गर्मी है, बाहर ठंड है, ऐसी चीज़ों को क्या करेगा, ये बराबर करने का काम करेगा। तो इसीलिए स्वचालित स्मार्ट विंडो विकसित करने का काम किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने किया था। ये एक टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक सेक्टर, आपका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से साइंस एंड टेक से, तो ये आपका वहीं से क्वेश्चन रिलेट करेगा। तो आप आई होप समझेंगे इस बात को लेकर किस तरीके से ये क्लाइमेट कंट्रोल का काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण जो है वो करीब 20 करोड़ को पार कर गया है। ऐसी स्थितियां आज बन गई हैं कि भारत लिखा हुआ है, इंडिया बिकम सेकेंड कंट्री आफ्टर यूएस टू क्रॉस 20 करोड़ क्यूमुलेटिव वैक्सीनेशन कवरेज। यानी कि 20 करोड़ वैक्सीनेशन जो है वर्तमान में भारत के द्वारा किया जा चुका है, और दुनिया का यह दूसरा ऐसा देश होगा जिसने 20 करोड़ वैक्सीनेशन का काम कर लिया है। तो भारत में अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 45 से जो अधिक एज हैं उनमें से प्रत्येक भारत की हर 40% जो जनसंख्या है जो कि 45 वर्ष से ऊपर है, इसे ऑलरेडी कोविड-19 की वैक्सीनेशन लग चुकी हैं। इसकी जानकारी कल अनाउंस करी गई थी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं टीकाकरण की बात मैंने क्लास में भी डिस्कस की थी। 10,000 सरकारी अस्पतालों में और 20,000 निजी अस्पतालों में ऑलरेडी टीकाकरण की व्यवस्था करी गई है। ग्रामीण स्तरों पर बाकायदा घर घर जाकर के टीकाकरण व्यवस्था या चेकअप की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। खैर आप सबको ध्यान रखना है कि दुनिया किस क्रम का भारत देश बन गया है जिसने 20 करोड़ वैक्सीनेशन काम पूरा कर लिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और पहले स्थान पर कौन था जिसने ये स्टेप पहले ही उठा लिया था? तो यूएस, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित किया है। देखिए कल आपको पता होगा कि कल वैशाख की पूर्णिमा थी, और वैशाख की पूर्णिमा बुद्ध के जीवन से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा पहले डेटा दे देता हूँ, उसके बाद आराम से समझिएगा। तो इस अवसर पर जो इन्होंने वर्चुअल समारोह का आयोजित किया या संबोधित किया, इसमें 50 अलग अलग देशों के जो बौद्ध, कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षु के जो धर्मगुरु थे, या 50 देशों के जो धर्मगुरु हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं, उन सबको संबोधित किया। और बाकायदा बुद्ध पूर्णिमा पर एक वर्चुअल रैली का या वर्चुअल सभा का आयोजन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं बुद्ध जी के ऊपर, तो पूरा पूरा लेक्चर बुद्ध जी के ऊपर खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा लेक्चर बनेगा इनके ऊपर, लेकिन मोटी मोटी आप जानकारी कम से कम समझ लीजिएगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इनका जन्म की बात करूं तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ था। निधन की बात करूं तो निधन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ। कब? तो 483 ईसा पूर्व में, लगभग 80 वर्ष की आयु में। जीवन साथी की बात करूं तो इनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। इनका एक पुत्र की बात करूं तो राहुल इनके पुत्र थे। पिता की बात करूं तो शुद्धोधन, और माता जो थी वो महामाया थी।
भावी बुद्ध के रूप में अगर मैं बात करूं, उत्तराधिकारी इनके मैत्रेय माने जाते हैं और इन्हें भावी बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है। आईबी के पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा चुका है कि भावी बुद्ध के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा मैत्रेय। मैत्रेय को भावी बुद्ध के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ अगर आपसे बात करूं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो नेपाल का लुम्बिनी जहाँ पैदा हुए, ये आपका सारनाथ जहाँ पहले उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों को, इसके अलावा ये कुशीनगर जहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि अंत समय इनका यहाँ यहीं पर बीता। बोध गया में इन्होंने सर्वाधिक समय बिताया, जो कि बिहार में था, जहाँ इन्हें बोध हुआ, ज्ञान हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आप सबसे रिलेटेड रहेंगी, ये बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें हैं। बाकी महायान, हीनयान, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने की आवश्यकता रहती है, वो एक अलग कहीं ना कहीं एक पूरा अगर मैं लेसन ही बनाऊं तो वो अलग बन जाएगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दिल्ली पुलिस द्वारा एक्चुअली हत्या के आरोप में जो गिरफ्तार किए गए हमारे जो रेसलर हैं 23 वर्षीय, तो माफ़ी चाहूँगा 23 वर्षीय ये तो नहीं है, 23 वर्षीय जिनका निधन किया वो हैं, तो सुशील कुमार को उत्तर रेलवे ने निलंबित कर दिया है। सुशील कुमार ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ इंडियन रेलवे में कौन से पद पर थे, तो सुशील कुमार वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में ये ऑलरेडी रेलवे में काम करते थे, उत्तर रेलवे में, और उत्तर रेलवे ने इन्हें क्या कर दिया है, अभी इस पद से बर्खास्त कर दिया है। मामला क्या है, तो मामला ये है, दिल्ली के एक स्टेडियम है, उसका नाम है छत्रसाल स्टेडियम। छत्रसाल स्टेडियम के भीतर एक 23 वर्षीय रेसलर या पहलवान थे, उनका नाम था सागर धनखड़। ठीक है, सागर धनखड़ के हत्या के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और काफ़ी दिन तक ये गायब भी रहे हत्या के बाद। और उसके बाद अभी क्या हुआ है, सुशील कुमार जी को अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने जब गिरफ्तार कर लिया, तो बाकायदा यहाँ से इनकी छुट्टी भी कर दी गई उत्तर रेलवे के द्वारा। अगर मैं कुछ सुशील कुमार के बारे में फैक्ट बताऊँ आपको, तो कम से कम समझने चाहिए, जो आपके हो सकता है एग्जाम में पूछे भी जाएँ। 2008 में पहली बार इन्होंने ओलंपिक में एक पदक जीता था, जो भारत के लिए पूरे ओलंपिक के जीवन में दूसरा पदक था। 2012 में इन्होंने जब ये पदक इन्होंने जीता 2008 में, 2012 में ये भारत की ओर से ध्वजवाहक बने ओलंपिक के रूप में, और 2012 में इन्होंने फिर से एक बार रजत पदक जीत करके भारत की झोली में दिया। इसके बाद 2009 में इन्हें राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया, यानी कि इतने बड़े बड़े पुरस्कार धारक व्यक्ति ने एक हत्या कर दी, तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक रेसलिंग एरिया में तो बहुत बड़ी उठापटक की खबर थी ये। खैर ध्यान रखना है, सुशील कुमार को उत्तर रेलवे ने निलंबित कर दिया, खबर फिलहाल इतनी थी। और किसको मारने के आरोप में या किसकी हत्या के आरोप में, तो आपका उत्तर होगा सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में, वो 23 वर्षीय पहलवान थे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आईएमएफ द्वारा कोविड-19 के चलते जो भी विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर संकट आने की बात करी है, और इस जो टोटल प्रभाव रहेगा, इस प्रभाव का एक नया नाम दिया गया, उसे नाम दिया गया रिकोसे प्रभाव, या सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आईएमएफ द्वारा जो दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कहा है कि आप सब किस में आ सकते हैं, आप सब रिकोसे प्रभाव के अंतर्गत आ सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं आपका जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होंगी एक बार लड़खड़ाएंगी, और उसी प्रभाव को क्या कहा गया, रिकोसे प्रभाव के बारे में कहा गया। और ये डेटा कौन दे रहा है, आईएमएफ कह रहा है। तो आईएमएफ की स्थापना की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना हुई, 190 इसके मेंबर हैं, 150 नेशनलिटीज़ अमॉन्ग स्टाफ, तो ये ध्यान रखना, ये भी सारी बातें। बाकी सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आपकी डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, मोटी बातें मैंने डिस्कस कर दी हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो व्हाट्सएप ने भारत सरकार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये एक बहुत ही अल्टीमेट स्तर का क्वेश्चन है। इसके पीछे पहले आप इसकी हिस्ट्री समझ लीजिएगा क्या है, कि भारत सरकार द्वारा फरवरी 2021 में, यानी कि फरवरी 2021 में, माफी चाहूँगा 2021 में एक नया बिल लाया गया था, कहीं ना कहीं एक नया आईटी बिल लाया गया था, जिसके चलते फेसबुक या फिर आपका व्हाट्सएप हो गया, या एक एप्लीकेशन वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ कू एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सारी जो वैश्विक कंपनियां हैं इनसे कहा गया कि आप भारत की आईटी नीति का पालन करेंगे, यानी कि पूरी तरीके से जो डेटा अभी तक सार्वजनिक होने की बात बार बार आपके व्हाट्सएप पर ब्लिंक करता होगा ऐसी चीज़ों के ऊपर, तो आप भारत की आईटी नीतियों के तहत चलेंगे। अब इससे हुआ क्या, इससे व्हाट्सएप ने भारतीय संविधान का हवाला देते हुए कहा कि ये प्रत्येक व्यक्ति की निजता का उल्लंघन कर रही है भारत सरकार डेटा को लेने के चक्कर में। अब भारत सरकार ये चाह रही है जितनी भी फेक न्यूज़ हैं या कोई गलत मैसेज जाते हैं तो उनके ऊपर डायरेक्टली पकड़ हो, ठीक है। तो इन सब के कहीं ना कहीं व्हाट्सएप या कंपनियां हो गई, अब भारतीय संविधान का सहारा लेकर के भारत सरकार के ऊपर केस दर्ज किया है। किसने, व्हाट्सएप ने। कहा क्या है कि निजता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो ये व्हाट्सएप है, ध्यान रखिएगा, जिसने भारत सरकार पर हाल ही में मुकदमा दर्ज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महिला व बाल विकास मंत्रालय ने 9 अलग अलग देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है। तो ये देश कौन से हैं, तो पहले ये समझिएगा। पहला तो भारत हो गया, भारत, कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर, ये तो आप कह सकते हैं कि ये बल्क कंट्रीज़ हैं, राइट, कहीं ना कहीं खाड़ी देश हैं आप सबके। आपकी बाकी कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, और ओमान भी, और सऊदी अरब। तो ये टोटल 9 ऐसे नेशन हैं जिनमें क्या किया जा रहा है, हाल ही में
वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। अब ये वन स्टॉप सेंटर हैं क्या, तो इसको समझिएगा कि सबसे पहले वन स्टॉप सेंटर की जो बात आई थी वो 2015 में आई थी। 2015 में अगर आपको घटना याद हो, एक निर्भया फंड स्थापित किया गया था, जो निर्भया, जो कि दिल्ली में एक घटना घटित हुई थी निर्भया जी के ऊपर। तो ये निर्भया, उन्हीं की स्मृति में एक फंड स्थापित किया गया था, निर्भया फंड। निर्भया फंड की स्थापना 2015 में की गई। इससे देश भर में 701 सेंटर स्थापित किए गए थे, जो कि सीधे तौर पर महिलाओं की हेल्प कर पाएँ, राइट। इसी को ध्यान में रखते हुए अब 9 अलग अलग देशों में महिला व बाल विकास मंत्रालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा मंत्रालय स्थापित करेगा, तो वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगा, यानी कि सीधी हेल्प ले पाएंगे इससे। यानी कि ये 9 अलग अलग देशों से मिला करके, और पूरे भारत में अभी 300 अलग, यानी 300 नए वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे, यानी कि इनकी संख्या 1000 प्लस हो जाएगी, राइट। तो ये ध्यान रखना कि 9 देशों में, और कौन, तो महिला व बाल विकास मंत्रालय। और इसके अलावा ये कब से, किस फंड के तहत, तो 2015 में बनाया गया निर्भया फंड के तहत इसको बाकायदा आगे रन किया जाएगा, ठीक है, जिससे महिलाएं अपनी सीधी सहायता ले सकें। अगला क्वेश्चन ये है कि पशु जोखिम, जो पशु रोग जोखिम है पर सलाह देने के लिए डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि वन हेल्थ पैनल का गठन किया जाना चाहिए। वन हेल्थ पैनल क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कई बार आप देखते होंगे कि जो पशु से मनुष्य में रोग हो जाते हैं, या मनुष्यों से पशुओं में रोग होते हैं, और जिससे इन्वायरमेंट हेल्थ के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं ये इस तरीके से जो आपके जो रोग, संचारी रोग होते हैं पशु से मानव में या मानव से पशुओं में, इससे पर्यावरण नुकसान तो जाहिर सी बात है, राइट। तो वन हेल्थ, यानी कि इनकी हेल्थ सिस्टम पूरा अच्छा बना रहे, इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने पूरा एक कहीं ना कहीं वन हेल्थ पैनल ही गठित कर दिया है। अलग अलग सुझाव दिया है कि आप एक ऐसा पैनल गठित करिएगा जिसके ऊपर पशुओं के में जो रोग होते हैं, मनुष्यों में जो रोग होते हैं, उनके ऊपर पूरा नियंत्रण किया जा सके, उनका जो प्रसार होता है उस प्रसार को रोका जा सके। इसके लिए वन हेल्थ पैनल गठित करने की बात डब्ल्यूएचओ ने कही है। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूएचओ के बारे में, तो वन हेल्थ पैनल जो है इससे पहले भी काम कर रहा है। कहाँ कहाँ काम कर रहा है, तो इससे पहले अब तक ये फ्रांस और जर्मनी में अभी वर्तमान में ये वन हेल्थ पैनल काम कर रहा है। ये डब्ल्यूएचओ की बाकायदा इसमें देख रेख में काम होता है, ठीक। डब्ल्यूएचओ की बात करें, डब्ल्यूएचओ की कल ध्यान रखना कि 74th, कल 74वीं बैठक हुई है स्वास्थ्य के ऊपर। ये पूरे वर्ल्ड वाइड थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे भारत के जो हर्षवर्धन जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने करी है। ये भी एक अल्टीमेट स्तर का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की कार्यकारिणी सभा के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे हर्षवर्धन जी ही हैं, जिसमें अलग अलग नेशन के लोग आए, अलग अलग बातें हुई, अलग अलग किस तरीके से कोविड-19 के प्रसार के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। तो ये सारी करंट अफेयर आज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आए। अगर कोई भी वीडियो में, अगर आप या कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, निश्चित रूप से मैं आपको उत्तर दूंगा। वीडियो देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।